दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम हैं प्रयागराज शहर में और प्रयागराज शहर बौद्धिक लोगों का शहर माना जाता है। जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि जो चुनाव चर्चा चल रही है उसमें हम जवाब जो ढूंढ रहे हैं, इस जवाब को आज हम तार्किक कसौटी पे कसेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। आप सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और इनके तर्कों की कसौटी पे कसते हैं कि जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं और ये सरकार जो नया सरकार गठन होने जा रही है वो किन मुद्दों पे गठन होने जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए हमारे व्यूअर्स को। मैं विक्रांत पांडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं एडवोकेट हूँ और यहीं इलाहाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। बेसिकली काफ़ी दिनों से इलाहाबाद में ही रह रहा हूँ। वैसे तो रहने वाला प्रतापगढ़ का था। आप हैं प्रसून जी, प्रसून कुमार मिश्रा, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। भानु प्रकाश तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो हमारे साथ पूरा एक पैनल जो कहा जाता है, अगर एडवोकेट लैंग्वेज में बोला जाए इसके, तो एडवोकेट्स का पूरा पैनल बैठा है और इन्हीं से हम जानते हैं कि विषय बिंदुवार जो मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे इस समय आपको लगते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 27 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, तो यहाँ पे कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावी होंगे और जनमानस को कैसे इस चुनाव को देखना चाहिए? देखिए, सिर्फ यहाँ का नहीं, मुझे तो लगता है इस बार के पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने सारी तरह की सरकारों को देखा और अगर मैं निष्पक्ष होकर के बात करूं तो हमने मायावती के शासन काल में कानून व्यवस्था को थोड़ा सुधरते हुए देखा था, लेकिन हाँ, बाबा के जो शासन काल में जितनी अच्छी कानून व्यवस्था रही है, अखिलेश जी ने विकास के कार्यों में तो थोड़ा सा गति दी थी, पर फिर भी कानून व्यवस्था के मामले में वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गए थे और हर जगह पे उनके जो गुंडे और माफिया थे वो बहुत सर उठाते थे और बहुत यहाँ पर परेशानी होती थी। मेरे बहुत सारे मित्र लोग आज पोंगहट पुल की तरफ, वहाँ प्रीतम नगर के आगे एक पोंगहट पुल कहलाता है, वहाँ पास में एक बिश्नापुरी कॉलोनी है। बिश्नापुरी कॉलोनी में उन लोगों ने अपना वो ले रखा है, प्लॉट्स लिए और मकान बनवाए। वो बताते हैं 2017 के पहले जब वो लोग जिन एडवोकेट्स ने मकान बनवाए थे, वहाँ पर एक इसी इलाहाबाद में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एक्स एमएलए का सगा भाई वहाँ पर लोगों से वसूली करता था परमिशन देने के लिए कि आप अपने खरीदे हुए प्लॉट पर मकान बनवाएंगे तो आप परमिशन लेंगे उससे, और बदले में उसको कुछ पैसा दिया जाता था, तब वो परमिशन देता था। ये चीज़ 2017 से तो एटलीस्ट ख़त्म हो गई। हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग ये इन चीज़ों को जब महसूस करते हैं कि कानून व्यवस्था का कैसा मुद्दा है इस समय, तो वो एक बहुत बड़ा लोगों के लिए फैक्टर हो जाता है ना। थोड़ा भय में रहना और भय से अलग हट करके रहना, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। प्राथमिक मुद्दा आपको लगता है कि कानून, देखिए कानून और मुद्दे कानून व्यवस्था की बात होती है, बहुत सारे लोगों ने कानून व्यवस्था को अपना प्राथमिक बताया था, खासकर व्यापारी वर्ग ने। उसके पीछे का जो कारण होता है, एक एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ इन्होंने ढंग से आप लोगों को समझाया है कि कैसे जो दो सरकारें होती हैं उनमें कानून व्यवस्था का बीच का जो फ़र्क है वो आपको क्लियर हुआ। इसके अगर कानून व्यवस्था को हम रखें कि इतर प्राथमिक, जैसे सर ने बोला है, इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे ऐसे जो कि शिक्षा, हम लोग अगर बात करी जाए मेरी, तो मैं पर्सनली बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा हुआ है। वो शिक्षा के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए चाहिए सरकार को कि शिक्षा पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, बुंदेलखंड पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। बुंदेलखंड के लिए बहुत सारी योजनाएं, तो उसका लगता है कि उसका इम्पैक्ट होगा बुंदेलखंड से? जी, इस बार तो योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है बुंदेलखंड के लिए और बुंदेलखंड के लोग भी चाहते हैं कि पुनः बीजेपी गवर्नमेंट बने। मतलब एक लेवल का सेटिस्फेक्शन वहाँ पे दिखता है आपको? संतुष्ट हैं लोग। आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं प्राथमिक में, कानून व्यवस्था और शिक्षा तो बताया, ठीक है, रोजगार की बात बड़े युवा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या मुद्दा होगा या उस पर कैसे आप सरकार का आकलन कैसे करें? नहीं, रोजगार अवश्य मुद्दा होगा, क्योंकि हमारे देश में, प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और युवा रोजगार, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के बाद प्रत्येक युवा चाहता है कि रोजगार के आगे उसको रोजगार मिले, और रोजगार में ये है कि बेसिकली देखा जाता है कि सब सरकारी नौकरियां चाहते हैं, जो इस सरकार में चाहे मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो,
इस सरकार में प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ावा मिल रहा है। छात्रों को जो है उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ें, उसमें जो है रोजगार काफ़ी सृजन हो रहा है। और जब केंद्र में जैसे मोदी की सरकार, यहाँ योगी बाबा की सरकार अगर आती है या दोनों सरकारें मतलब एक साथ रहेंगी तो अवश्य प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा भी मिलेगा और रोजगार जो है एक मुख्य मुद्दा रहेगा। देखिए, बेरोजगारी, जहाँ तक मेरा मानना है, बेरोजगारी सिर्फ सरकारी नौकरियों की कमी को नहीं कहा जा सकता है। अगर रोजगार के जो अवसर हैं उनका सृजन हो रहा है और आप में कैलिबर, ये जो कामचोरी वाली हमारे यहाँ की जो टेंडेंसी मोस्टली लोगों के अंदर पाई जाती है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर हम कुछ भी ना करें और सरकार हमें अपने दामाद की तरह से पाल पोस करके 60 साल तक हमें लाए, उसके बाद फिर वो, अब पुरान, पहले तो पेंशन व्यवस्था थी, अब न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी है कि अब उससे करके फिर हमें हमारा पूरा जीवन सिक्योर हो जाए, काम हमें कुछ ना करना पड़े। इसके बजाय जो लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको 50% से ज्यादा वकील इसका प्रयास करते हुए मिलेगा कि मुझे किसी तरीके से सरकारी वकालत मिल जाए। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसको मेरे परम पूज्य, आज गोलोकवासी हो गए हैं, श्री वीसी मिश्रा जी मेरे गुरुदेव थे, मेरे सीनियर थे, मैं उनका एकमात्र मतलब आखिरी जूनियर रहा। वो जब एडवोकेट जनरल बने थे तो उन्होंने मुझे स्टैंडिंग काउंसिल बनाया। 3 दिन तक मैंने उस पर विचार किया और अंत में मैंने 5 मार्च 2014 को मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे नहीं करना था, मैं जानता हूं मेरा कैलिबर सरकारी वकालत में मुझे थोड़ी आएगा, मेरा कैलिबर मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस में आएगा। अगर मेरे अंदर दम होगा तो मैं उससे ज़्यादा कमा लूंगा, नहीं दम होगा तो नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन अब यही यहाँ पर इस समय आप जान लीजिए, आप हाई कोर्ट में स्थिति ये है, सरकारी वकीलों का की जितनी रिक्वायरमेंट है या जितने वर्क करते हैं उसके कम से कम 10 गुना ज़्यादा अपॉइंटेड रहते हैं। कोई ना कोई जुगाड़ बना करके सरकार में अपना अपॉइंटमेंट करा लेते हैं और वो पर डे का 3000 रुपया अपना बस उनको चाहिए। जा करके 2 फाइलें अपने मित्रों से कह देते हैं कि हमारी 2 फाइलें छोड़ देना, उस पर हम दस्तखत कर देंगे। काम कुछ नहीं करना है, न कभी कोर्ट में बैठना है, न कभी कोर्ट में बहस करना है, सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं करना है। और अगर गलती से जाके बैठ भी गए टाइम पास करने के लिए तो उसको उस जो केस की फाइल उनके सामने उसको गोड़ देना है, सरकार का ढंग से पक्ष नहीं रखना है। ऐसा काम करने का जो कामचोरी की भावना है ना, इससे अगर निकलना चाहें आप अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा पैदा करें, आप मेहनत कश होने चाहिए। वो नहीं है तो फिर आपका स्वाभाविक है आप बेरोजगारी आपको दिखेगी ही दिखेगी, और अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आपको बेरोजगारी कहीं नहीं दिखेगी। देखिए, रोजगार का इन्होंने स्वयं का एग्जाम्पल लेते हुए इन्होंने बताया है कि अगर आपके अंदर कैलिबर है तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए है। खासकर युवाओं को बड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार के साथ साथ कि इस चीज़ों को अपने उसमें डालें कि हाँ, आपके अंदर अपने कैलिबर्स को सिर्फ बढ़ा लें तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सरकार चुनते समय, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, सरकार चुनते समय कौन से ऐसे पैमाने हो जिसमें कि एक आम मतदाता जब वोट करने जाए तो उस पैमाने को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट या पार्टी को सिलेक्ट करें। तो जी, सबसे पहला देखिए, मेरे हिसाब से मैं वही कहूँगा कि जैसे हम तीनों लोगों ने बात किया है, मैंने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी, इन्होंने शिक्षा की बात की, इन्होंने रोजगार की बात की। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब अगर हम लोग की लाइफ की गारंटी ही नहीं रहेगी, हमको किसी भी समय मार दिए जाने का डर रहेगा, हमें नहीं पता कि अगले चौराहे पे कौन सा गुंडा हमें किस कारण से, जरूरी नहीं है कि वो हमसे नाराज वो हो सकता है इनको टारगेट कर रहा हूं और बीच में मैं आ गया हूं और मैं मर गया हूं। और इस तरह से खुलेआम जब गुंडागर्दी होगी तो वो हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए ना। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम शिक्षित भी होंगे, हम रोजगार भी पाएंगे, लेकिन हम जिंदा ही नहीं रहे, हमारे जीवन ही हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम कहाँ से उसको हम रोजगार पाएंगे और कहाँ से हम शिक्षा पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो फोरमोस्ट, सबसे ऊपर जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सुरक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए। हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे। अगर भयमुक्त वातावरण में हम जीवन जिएंगे तो स्वाभाविक है कि हम उन्नति भी करेंगे, हम शिक्षित भी हो जाएंगे। लेकिन अगर वही हम डरते डरते करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सुन रहे थे हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनीत त्रिपाठी जी, विक्रांत पांडे जी हैं। उन्होंने बताया कि अगर भयमुक्त समाज नहीं है तो हम चाह करके भी जो विकास के
अनेक पैमाने होते हैं, उसको हम लोग जो है नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक भयमुक्त समाज मिले जहाँ पे कानून व्यवस्था का राज हो, और हम जो है अपने जो विकास के पैरामीटर्स हैं उसमें अपने फिल करके वो कर ले। तो मतदाताओं के लिए और ख़ासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सेलेक्ट करें तो एक ऐसी स्वच्छ साफ़ सुथरी सरकार को सिलेक्ट करें जो कि कानून व्यवस्था को प्रेफरेंस दे, और उसके बेसिस पे आप अपने प्रत्याशी को और अपनी सरकार को चुनें। जन मीडिया टीवी के लिए प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, धन्यवाद।